आज हम लोग सेमेस्टर 3 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला क्लास है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लें कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है ना, कौन कौन से चैप्टर्स इसमें पढ़ने और कितने मार्क्स का। तो ये पैटर्न सेम है जैसे आप बाकी ऑनर्स पेपर का देखते हैं। 100 मार्क्स का ये भी पेपर है, 80 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। 80 नंबर का जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसमें वही क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कोई भी 4 का आंसर करना है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है सबके लिए, वो 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी अकाउंटिंग। यहाँ हम लोग कंपनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कंपनी अपना अकाउंटिंग कैसे करती है। तो उसमें से पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, आप पढ़ चुके हैं। इशू ऑफ शेयर आप पढ़ चुके हैं। इसका इशू ऑफ शेयर भी नाम है, फॉरफीचर ऑफ शेयर भी इसी में हम लोग जोड़ देते हैं। तो इशू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर है नाम। तो पूरा चैप्टर आप 12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब तक आप इशू ऑफ शेयर और फॉरफीचर ऑफ शेयर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कंपनी का और भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। इसमें जो हम लोग को मेजर चैप्टर पढ़ना है, इससे एक क्वेश्चन आता है कभी कभी इशू ऑफ शेयर से, वैसे जनरली इससे क्वेश्चन कम आएगा। क्वेश्चन जो आता है वो आता है होल्डिंग कंपनी से। होल्डिंग कंपनी इसमें पढ़ना है। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का 50% या उससे ज़्यादा का शेयर खरीद लेती है तो उस कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और आपको पढ़ना है कि होल्डिंग कंपनी का अकाउंटिंग कैसे करेंगे। एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी की ऑनर हो जाती है, मालिक हो जाती है, तो ऐसे में मालिक वाली कंपनी अलग है और नीचे वाला जो सब्सिडी कंपनी इसको बोलते हैं वो अलग है। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी के बीच जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये आपको सीखना है। यहाँ पढ़ना है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मिल जाती है, खरीद लेती है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अमालगमेशन 3 तरह का होता है और तीनों अकाउंटिंग पढ़ना है। एक आप देखें अमालगमेशन एयरटेल के साथ टेलीनॉर का, टेलीनॉर का नामो निशान ख़त्म हो गया, एयरटेल में मिल गया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, सम विलियन। तो इस तरह का अगर अमालगमेशन हो रहा है एब्जॉर्प्शन टाइप का कि एक कंपनी अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म करके किसी दूसरी कंपनी में मिल जा रही, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। एक आप देखें वोडाफोन आइडिया का, दोनों कंपनी का नाम है वोडाफोन भी और आइडिया, ये अलग तरह का अमालगमेशन है। वोडाफोन आइडिया अलग तरह का अमालगमेशन है और एयरटेल और टेलीनॉर का अलग अमालगमेशन अलग तरह का है। तो पढ़ेंगे अमालगमेशन मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक कंपनी आपस में मिल के काम चलाती है, बिजनेस चलाती है, तो वैसे केसेस को बोलते हैं अमालगमेशन, एकीकरण। जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां मिलकर आपस में बिजनेस चलाती है तो ऐसे केस को बोलते हैं अमालगमेशन, एकीकरण। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि जब 2 कंपनियां आपस में मिलेगी तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सोचिए 2 कंपनी अलग है, इसका एसेट लायबिलिटी अलग है, इसका एसेट लायबिलिटी अलग है, दोनों आपस में मिल के और नया बिजनेस रन कर रहा है, उसको कैसे चलाएंगे। तो ऐसे केसेस को भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। होल्डिंग कंपनी पढ़ लेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स अगर कोई कंपनी कमज़ोर हो गई, वीक हो गई, तो उस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, दोबारा कैसे बनाएंगे। तो कभी कभी देखिएगा जैसे पुराना स्कूटर को क्या किया जाता है, स्कूटर पुराना हो गया है तो कुछ चेंज कर दिया जाता है ना, या तो इंजन चेंज कर दिया जाता है, तो पेंट वगैरह कर दिया जाता है। सेम यहाँ है, कंपनी अगर पुरानी हो गई, ख़राब हो गई, मार्केट में गुडविल ख़राब हो गया है, तो वैसे केसेस में कंपनी को हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। यानी थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, सब कुछ वही है, बस नाम चेंज करके धनिया पत्तों पर से छीट देना है। सब्जी पुरानी है लेकिन धनिया पत्तों पर से छीट देना है ताकि वो ताज़ी हो जाए। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ? तो यही हम लोग को पढ़ना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। अब इसका एक एग्जांपल आप देखेंगे, टेलीनॉर हुआ करता, यूनिनॉर पहले हुआ करता था। यूनिनॉर कंपनी क्या बन गई? टेलीनॉर कंपनी बन गई। टेलीनॉर कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया। कोई दिक्कत है? इसी केस को हम लोग बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन भी हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम लोग को पढ़ना है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी को बंद कैसे करेंगे, कंपनी स्टार्ट करना। देखिए स्टार्ट करने का मतलब इशू ऑफ शेयर। कंपनी सबसे पहले क्रिएट कैसे करेंगे उसका थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। कंपनी बनती कैसे है, कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, तो शेयर बेच के पब्लिक से पैसा लाते हैं, डिवेंचर बेच के पब्लिक से पैसा लाते हैं, तो वो सब पढ़ना आपको। इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब आपको पढ़ना है। राइट शेयर, बोनस शेयर, सब यहाँ पढ़ना है आपको। उसके साथ होल्डिंग कंपनी पढ़ना है, उसके साथ सब्सिडी कंपनी पढ़ना है, हम लोग को अमालगमेशन पढ़ना है, रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पढ़ना है, गुडविल का कैलकुलेशन पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन आज तक आप पढ़े हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्टनरशिप फर्म का, ये कंपनी का है, थोड़ा हटके है। यानी गुडविल वाला क्वेश्चन भी 20 नंबर का आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा गुडविल का। 1.5 पेज या 3 पेज कम से कम गुडविल का क्वेश्चन जाता है जब कंपनी का गुडविल आप निकालते हैं। पार्टनरशिप में तो बहुत आसान था सर, फॉर्मूला लगाए बना दिए। कंपनी है, यहाँ एसेट और लायबिलिटी निकालते परेशान हो जाओगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ना है, एक शेयर का वैल्यू कैसे लगाते हैं। आप जो बोलते हैं कि 10,000 शेयर इशू कर रहे, एक शेयर 10 रुपये का, 10 रुपये कैसे लगता हो,
कैसे पता चलता है आज टाटा के शेयर का वैल्यू कितना है, तो वो भी सिखाएंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर के जरिए। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं। कौन कौन सा चैप्टर बताए? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एक ही चैप्टर के अंदर है। दूसरा होता है इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर आपका आएगा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, फिर आएगा होल्डिंग कंपनी, फिर आएगा अमलगमेशन ऑफ कंपनी, फिर आएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, फिर आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, फिर आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और लास्ट है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ये सारे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। बहुत बड़ा चैप्टर्स है, बहुत बड़ा एक बुक है, इसलिए आपको बुक बहुत मोटा मिलेगा। बहुत सारा कुछ पढ़ना है सेमेस्टर 3 में। बुक में कम से कम कुछ कटौती करना चाहिए, लेकिन कोई सिलेबस में डिडक्शन नहीं किया है, सारा का सारा पढ़ना है। इसके साथ इनकम टैक्स ही एक अपना आप मुसीबत, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंटिन्यूस पढ़ते जाएंगे लगातार लेक्चर, और आप भी बनाएंगे क्वेश्चन। जो बनने लायक क्वेश्चन होगा उसको आपको बनाना पड़ेगा, जो दिक्कत होता जाएगा उसका वीडियो हम बना के आपको भेजते चले जाएंगे ताकि आसानी से समझ आए। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं। इशू ऑफ शेयर में सबसे मेन हम लोग जो पढ़ना है वो कंपनी के क्रिएशन पढ़ना है, कंपनी बनता कैसे, कंपनी होता क्या है। तो शुरुआत कंपनी से करते हैं। तो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर नाम है, लेकिन हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला है कि कंपनी क्या है, व्हाट इज़ कंपनी। तो भारत में कंपनी बिजनेस को चलाने के लिए एक कानून पास हुआ जिसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट, उसको इंडियन कंपनीज एक्ट बोलते हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 नया बना हुआ है। ओल्ड में पहले पुराना ये क्या था, 1956 में कानून था। पुराना कानून 1956 था और नया कानून बना है 2013। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। और इससे पहले जो कंपनी हमारे देश में चल रही थी, ये मत सोचिएगा कि 2013 से पहले कंपनी देश में नहीं था। इससे पहले जो कंपनी देश में चल रहा था वो कौन से कंपनी से चलता है, 1956। और 1956 से जो पहले कंपनी था वो चल रहा था 1850 में। सबसे शुरुआत हुआ 1850 से हमारे यहाँ कंपनी का शुरुआत हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1850 में अंग्रेज़ों का राज था, और अंग्रेज़ जो कंपनी बनाए थे वो कंपनी का कानून कहाँ से आया था, इंग्लैंड से आया था। क्योंकि 1850 में अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ कानून बनाए इंग्लैंड के थ्रू। जो इंग्लैंड में कंपनी का कानून था वही कानून यहाँ लगाया गया। और ये 1956 में आज़ादी के बाद पहला कंपनी का कानून हम लोग अपना बनाए 1956 में। और वो कानून चला कब तक, 2012 तक। जैसे 2013 में नया कानून आ गया, फिर पुराने कानून का ख़त्म हो गया मान्यता, और अब जो कानून चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2013। तो हम लोग को जो पूरा कंपनी पढ़ना है वो 2013 कानून को पढ़ना है, ठीक है। जहाँ भी हम लोग बात करते हैं तो 2013 की बात करते हैं। अब दूसरा एक कंपनी क्या है, तो कंपनी का 2-3 डेफिनेशन है, तो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले कानून का डेफिनेशन लिख लेते हैं, कानून क्या बोलता है कंपनी के बारे में। तो कंपनी का 2-3 डेफिनेशन है, हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले कानून का डेफिनेशन बोलता है अकॉर्डिंग टू, अच्छा कानून जब भी डिफाइन करता है तो सेक्शन में डिफाइन करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में डेफिनेशन है ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोलता है 2013 का इंडियन कंपनीज एक्ट? बोलता है एन इंस्टीट्यूशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब होता है रजिस्टर्ड। क्या होता है, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मतलब 2013, दिस एक्ट का मतलब 2013, और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट इज नोन एज कंपनी, इज नोन एज कंपनी। अगर इसके डेफिनेशन को समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कंपनी क्या है। बोलता है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और 20 के अनुसार इन्वर्टन कौन बोल रहा है, ऐसी प्रत्येक संस्था जो
2013 के कंपनी अधिनियम से 2013 के कंपनी अधिनियम से या इससे पहले के कंपनी अधिनियम से पंजीकृत हो, पंजीकृत मतलब समझते हैं, रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो कंपनी कहलाएगी। यह कंपनी कही जाएगी। बोलता है कि ऐसी प्रत्येक संस्था, देखो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन ही कंपनी होगी, जो किससे रजिस्टर्ड होगा, 2013 या इससे पहले किसी कंपनी के कानून से अगर कोई संस्था रजिस्टर्ड अपने आप को करा लिया तो वो संस्था क्या कहलाता है, कंपनी कहलाता है। यानी वैसा इंस्टीट्यूशन जैसे हमारा कॉमर्स वर्ल्ड है, अभी एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। अगर हमने अपने कॉमर्स वर्ल्ड का रजिस्ट्रेशन 2013 के कानून से या इससे पहले के किसी कानून से करा लिया तो मेरी ये संस्था क्या बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी। तो कंपनी बनने के लिए कुछ नहीं करना है, कंपनी बनने के लिए बस इतना ही काम करना है कि उस संस्था का इस कानून से रजिस्ट्रेशन करा देना है। कंपनी बनने के लिए क्या करना है, उस संस्था का इस कानून से क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करा देना है। अगर उस संस्था का इस कानून से रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो वो बन जाएगी कंपनी, और कोई काम नहीं करना। जैसे पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या करना होगा, उस संस्था को पार्टनरशिप के कानून से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जिस कानून से आप अपने संस्था को, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करा देंगे, आपका बिजनेस वो बन जाएगा। तो अगर आपका बिजनेस कंपनी के कानून से रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपका बिजनेस क्या कहलाएगा, कंपनी कहलाएगा। कोई दिक्कत है? कंपनी के लिए हम लोग के दिमाग में एक पिक्चर रहता है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के लिए एक ही कंडीशन है कि जो संस्था बना रहे हैं वो संस्था इस कानून से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो संस्था इस कानून से रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी कहलाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? एक और डेफिनेशन आता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉमन सील। कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है, जो कानून से बनती है, जिसकी अपनी सार्व मुद्रा होती है और जिसकी अपनी अलग अस्तित्व होता है, अपना अलग पहचान होता है। तो कंपनी का एक और डेफिनेशन है जिसको आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मेन डेफिनेशन जो हम लोग सेक्शन डेफिनेशन है वो ये है कि कंपनी वो इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले किसी कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड होगा। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे फीचर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की विशेषता क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन कंपनी है। तो कंपनी की विशेषताएं क्या क्या है ये हम लोग देखेंगे। कंपनी का फीचर्स क्या है, तो हम लोग लिखते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की विशेषता, तो पहला फीचर्स लिखे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन। इसको बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। नंबर 2, क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ, कानून द्वारा निर्मित, कानून द्वारा निर्मित है। तीसरा बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। चौथा बोलता है कॉमन सील, सार्व मुद्रा। ये सब कंपनी का फीचर्स है, ये सब होना चाहिए कंपनी के पास। उसके बाद बोलता है लिमिटेड लायबिलिटी। 5 नंबर में बोलता है लिमिटेड लायबिलिटी। सीमित दायित्व। उसके बाद बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांतरण। ETC आप कर दीजिए, कोई इशू नहीं।
अब ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए फिर लिखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या बोलता है, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। दो तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन तो हम लोग हैं, हम लोग नेचर से बनते हैं, लेकिन कंपनी कैसे बनती है, कोई ना कोई व्यक्ति बनाता है ना, तो आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा है कैसे बनता है, क्रिएटेड बाय लॉ। हम लोग तो नेचर से बनते हैं, लेकिन कंपनी कैसे बनता है, लॉ से क्रिएट होता है। तीसरा क्या बोल रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि ऑनरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। मालिक अलग होता है और मैनेज अलग व्यक्ति करता है, यानी मैनेजमेंट और ऑनरशिप दोनों अलग अलग बात होता है। यहाँ सेपरेट एंटिटी, बिजनेस अलग और मालिक अलग। इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं कि बिजनेस अलग होगा और मालिक अलग होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी दोनों का। इसीलिए यहाँ पे कोई पैसा निकालता है तो ड्राइंग मान लेते हैं हम, और पैसा लगाता है तो कैपिटल मान लेते हैं। उसके नीचे कॉमन सील है। कॉमन सील मतलब स्टैम्प, मुहर समझते हैं ना, कि कंपनी के पास अपना स्टैम्प होता है, अपना मुहर होता है, उसी से वो अप्रूव्ड होता है। कोई दिक्कत है तो कॉमन सील है। उसमें क्या होता है, जो ऑथराइज पर्सन होता है उस कंपनी का, उसमें साइन करता है, लेकिन ठप्पा लगना जरूरी है, वो ठप्पा ही कहलाता है कॉमन सील। यहाँ आप मुहर लिख सकते हैं, स्टाम्प लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये मुहर होता है, स्टाम्प होना जरूरी है कंपनी के लिए। कंपनी छोड़ दीजिए, जितने लीगल पर्सन है सबके लिए स्टाम्प जरूरी है। आपका कॉलेज, उसके लिए स्टाम्प जरूरी है, अगर स्टाम्प नहीं लगेगा तो वैलिड नहीं होगा आपका सर्टिफिकेट, इसलिए स्टाम्प लगना जरूरी है। लिमिटेड लायबिलिटी होता है कंपनी में, जैसे पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है कि अगर फंस गए तो पैसा घर से देना पड़ेगा। यहाँ बोलता नहीं, अगर कंपनी डूब भी रही है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, जितने लिमिट का हम बात किए हैं उतना से ज़्यादा पैसा हम नहीं देंगे। तो यहाँ लायबिलिटी लिमिटेड होता है, इसलिए लोग सेफ रहता है, यहाँ पे सुरक्षित रहता है। उसके नीचे क्या है, यहाँ आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने हिस्से को बेच सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में आप चाहेंगे कि हम पार्टनर बन गए किसी बिजनेस का और बाद में अपना हिस्सा बेच दे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंपनी में आप जब चाहें अपने शेयर को बेच के पैसा निकाल सकते हैं। यही फ़ायदा है कंपनी में कि आप अपने हिस्से को कभी भी किसी भी टाइम बेच के और आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। यानी क्यों, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है, यहाँ अंशों का हस्तांतरण है। कोई दिक्कत है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने तरह की कंपनी होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी। वैसे तो कंपनी के बहुत सारे टाइप्स हैं सर। होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, ठीक है, इनलैंड कंपनी यानी देसी कंपनी है, बहुत सारे टाइप है। लेकिन हम लोग को जो मेजर पढ़ना होता है, 3 टाइप का ही कंपनी हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, जिसमें आपकी पहले होगी पब्लिक कंपनी, जिसको हम लोग सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी, और तीसरा होता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, तो पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कम से कम 7 लोग होने चाहिए। न्यूनतम कितने होने चाहिए, 7 लोग, और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, अनलिमिटेड। जितना आदमी रखना उतना रखिए पब्लिक कंपनी के लिए, क्लियर। प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम 200 होना चाहिए। 200 लोग से ज़्यादा नहीं रख सकते आप। और इसमें ओनली 1 मिनिमम मैक्सिमम क्या करना है, नाम ही है 1 पर्सन कंपनी, जहाँ एक व्यक्ति कंपनी खोल सकता है। लेकिन हम लोग को कौन सा पढ़ना है बताइए, हम लोग को पूरे चैप्टर में पब्लिक कंपनी पढ़ना है। क्यों प्राइवेट नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनता से शेयर ले ही नहीं सकता। जनता से पूंजी कौन मांगता है, पब्लिक कंपनी। तो हम लोग को तो जनता से ना पूंजी मांगना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर। तो शेयर हम बेचेंगे कौन, तो पब्लिक कंपनी। वो दोनों शेयर नहीं बेचती, ये अकेले बेचता है। तो यहाँ एक और चीज़ बताते हैं, इसके नाम के लास्ट में कैसे पहचानेंगे, तो इसके नाम के लास्ट में क्या यूज़ होता है, LTD। LTD का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट में क्या लगता है, LTD। प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में क्या लगता है, PVT LTD। PVT LTD मीन्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। और इसके नाम क्या लास्ट में कुछ नहीं लगता। अब देखते हैं इसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए। मिनिमम डायरेक्टर, यहाँ मिनिमम मेंबर की बात कर रहे हैं। मिनिमम क्या है,
मेंबर सदस्य, न्यूनतम सदस्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जिसमें लिखा है सब में मेंबर लिखा हुआ है। मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड, मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 200। तो मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, यानी न्यूनतम संचालक, इस कंपनी को चलाने के लिए न्यूनतम संचालक कितने होने चाहिए। तो बोलता है मिनिमम डायरेक्टर 3 होगा और मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होगा, मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकता है। इसको चलाने के लिए मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा, मिनिमम डायरेक्टर कितने रखने होंगे, न्यूनतम संचालक, न्यूनतम संचालक कितने होंगे, तो न्यूनतम संचालक 2 होगा और मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होगा, मैक्सिमम इसमें 15 होगा। क्लियर। तो ये हमारे पास है, ये जनता को शेयर बेच सकता है जी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर टू पब्लिक, जनता को शेयर जारी कर सकता है। और ये नोट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर टू पब्लिक, नोट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर टू पब्लिक। तो दोनों कंपनी का डिफरेंस हम लोग देख लिए कि कौन पब्लिक कौन कंपनी है और कौन प्राइवेट कंपनी है, दोनों का पूरा डिफरेंसेस देख लिए। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 7, मैक्सिमम यानी कम से कम 7 आदमी चाहिए तब पब्लिक कंपनी क्रिएट होगा, मैक्सिमम आप जितना रख सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम क्या होगा 200। पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट में LTD लगा रहेगा, लिमिटेड LTD, तो नाम से पकड़ लेंगे कि पब्लिक कंपनी कौन है। बहुत सारा कंपनी का आप नाम देखेंगे उसमें लिखा रहता है। और प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में क्या लगा रहता है, PVT LTD। जब पब्लिक कंपनी होगा तो उसमें कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 15, प्राइवेट में भी मैक्सिमम 15। और पब्लिक कंपनी अपना शेयर बेच सकती है, इसीलिए हमको यही पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर। कौन कंपनी अपना शेयर बेचेगी, तो कौन कंपनी बेच सकती है, पब्लिक। और प्राइवेट कंपनी शेयर बेचने का परमिशन नहीं है, इसलिए ये सब हम लोग को पढ़ना भी नहीं, सिर्फ पब्लिक कंपनी पढ़ना है। क्लियर। यानी पब्लिक कंपनी ही जनता से पैसा मांग सकती है। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि शेयर बेचते कैसे हैं। इशू ऑफ शेयर हम लोग देखेंगे, तो शेयर बेचते कैसे हैं, इसका पैटर्न क्या है। क्लियर, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, चूँकि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी क्या है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 है इशू ऑफ शेयर। एक्सरसाइज 1 है इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। तो इशू ऑफ शेयर पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कंपनी क्या है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी का फीचर्स क्या है, कंपनी कितने तरह की होती है, तो ये तीनों चीज़ हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी तो बहुत सारी तरीके की होती है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है इशू ऑफ शेयर में, वो पब्लिक कंपनी पढ़ना है, क्योंकि पब्लिक कंपनी जनता को शेयर बेच सकती है। तो पब्लिक कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पब्लिक कंपनी के टाइप्स पढ़ चुके हैं, पब्लिक कंपनी में कंपनी कितने तरह की होती है पढ़ चुके हैं। तो 3 तरह की कंपनी हम लोग पढ़े, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख। एक कंपनी के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम। 3 होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं पार्षद सीमा नियम, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम, और तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है प्रोस्पेक्टस। प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस, ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, ये बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है सर, अनिवार्य है। किसी भी कंपनी को अगर कंपनी बनाना है
कंपनी स्टार्ट करना है तो आपको कंपलसरी है कि आपको मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे कंपनी का तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके साथ लगाना पड़ता है, तो मेमोरेंडम आपको बनाना ही पड़ेगा। मेमोरेंडम में 5-6 क्लाउज होते हैं, 6 क्लाउज को आपको भरना पड़ता है, जिसमें कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होगा, कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, कौन कौन से मेंबर हैं, प्राइमरी मेंबर, सब्सक्रिप्शन क्लाउज क्या है। तो ये सारे 6 क्लाउज हम लोग यहाँ भर के, और ये सब गवर्नमेंट का होता है, आपको सबमिट करना होगा रजिस्ट्रेशन के समय, आपको इसको अटैच करके देना होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, आप चाहें तो बना भी सकते हैं और चाहें तो नहीं बना सकते हैं। नाम से ही पता है, पार्षद अंतर नियम का मतलब है कि कंपनी के अंदर का नियम, कंपनी के अंदर का नियम कंपनी अपने हिसाब से बनाएगी कि हम अपने वर्कर को कब छुट्टी देंगे, शेयर कब फॉरफिट करेंगे, हम कैसे कैसे एप्लीकेशन मांगेंगे, कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन मांगेंगे, कितना बार हम नोटिस भेजेंगे, कितना दिन तक वेट करेंगे, कैसे शेयर को रीइशू करेंगे, वो सारा प्रोसेस, शेयर इशू कैसे करेंगे, एट पार में करेंगे, एट प्रीमियम में करेंगे, ये सब बात जो लिखा रहता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यानी किसी कंपनी के अंदर का नियम लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और जो सरकार का नियम है वो लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। यहाँ सरकार का नियम है, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हर कंपनी को ये बनाना पड़ेगा और यही बनाना पड़ेगा जो आप बना रहे, वही 6 क्लाउज भर के हर कंपनी को देना पड़ेगा। नाम क्या रखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में रहेगा, सब्सक्रिप्शन कितना होगा, प्राइमरी मेंबर कौन कौन से होंगे, सब आपको यहाँ लिखना होगा। तो ये गवर्नमेंट का नियम है जो हर कंपनी को मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, इसलिए कंपलसरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा देश के अंदर कंपनी चला रहे तो। दूसरा ऑप्शनल है, आप अपने कंपनी के अंदर के रूल्स क्या रखेंगे वो आप तय कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शनल है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो टेबल EFG का यूज़ होगा। अगर आप नहीं बनाते हैं ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो टेबल E, F और G का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। और वहाँ जो बात लिखा हुआ उसमें आपको टिक करना होगा कि कौन कौन सी बातें आपकी कंपनी के लिए लागू होगी अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो। और प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस इनविटेशन लेटर है, इनवाइट करते हैं, इनविटेशन, ठीक है, यानी आमंत्रण पत्र है, आमंत्रण करते हैं, इनवाइट करते हैं पब्लिक को। अब देखिए प्रोस्पेक्टस कोई क्यों बेचेगा, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इसलिए बेचती है ताकि कंपनी इनवाइट करती है जनता को कि आइए हमारी कंपनी के बारे में जानिए और हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, हमारी कंपनी में शेयर खरीदिए। तो प्रोस्पेक्टस के जरिए कोई भी कंपनी अपने बारे में लोगों को बताती है कि हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी इतने सालों से ये मार्जिन कमा रही है, हमारा डिविडेंड ऐसे डिविडेंड पॉलिसी ये है, हम इतना % डिविडेंड हर साल देते हैं, हमारे पास ये एसेट्स हैं, हमारा पिछले साल का टर्नओवर 10 साल का ये है, मेरा 10 साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखिए, मेरा 10 साल का नेट प्रॉफिट रेशियो देखिए, मेरा ऑपरेटिंग रेशियो देखिए, सब कुछ हम दिखाते हैं अपने बारे में। जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो प्रोस्पेक्टस में डाल देती है कंपनी, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को डाल देती है। जो व्यक्ति को शेयर खरीदना होता है वो उसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ता है और लगता है कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है, यहाँ पे पैसा लगाने से अपने को मार्जिन होगा, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस को आप इन्वेस्टेशन लेटर बोल सकते हैं। कंपनी इन्वाइट करती है पब्लिक को कि आइए हमारे यहाँ पैसा लगाइए। और ये 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिर से याद करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी बनाना ही होगा, बनाना पड़ेगा। और ये बनाना आपको नहीं पड़ेगा, बना फॉर्मेट आता है, उसी फॉर्म को खरीद के उसमें भर देना। उसमें 6 क्लाउज होते हैं, जो 6 क्लाउज आपको भरने हैं। सेमेस्टर 2 में आप कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑप्शनल होता है, चाहे तो बना भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बना सकते। अगर हम अपने अंदर के नियम नहीं बनाएं, आर्टिकल मतलब अंदर के नियम, अगर कंपनी अपने अंदर के नियम नहीं बनाए कि शेयर फॉरफिट कैसे करेंगे, शेयर कैसे बेचेंगे, फॉरफिट की शेयर को रीइशू कैसे करेंगे, कोई नियम हम नहीं बनाएं, तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में टेबल E, F और G 3 टेबल होते हैं, उसके नियम आपके ऊपर अप्लाई होंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये सब हम नियम अपने यहाँ अप्लाई करेंगे। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, बनाना ही पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, नहीं बनाएंगे तो टेबल EFG से काम चला लेंगे। और प्रोस्पेक्टस तो बनाना ही पड़ता है कि अगर आप शेयर बेच रहे हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करना होगा, प्राइवेट कंपनी के लिए कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को जनता से पैसा लाना ही नहीं, और जब जनता से पैसा नहीं लाना है प्राइवेट कंपनी को तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा ही नहीं। प्रोस्पेक्टस वही कंपनी इशू करेगा जिसको जनता से पैसा लाना है, वो जनता को इन्वाइट करेगा कि सर हमारे बारे में आप जानिए, हमारी अच्छाई देखिए, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब अच्छी बातें बताएगा। और ये देखेगा कि वो शेयर होल्डर हमारे पास यहाँ पैसा लगाए, इसके लिए कोशिश करेगा, उसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब हम लोग को जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना इशू ऑफ शेयर। ठीक है, हम उससे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि एक कंपनी का क्या पर्पस होता है, क्यों कंपनी अपना शेयर बेचती है। तो हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं कि शेयर कैसे बेचेगी कंपनी। तो लिखते हैं पर्पस
फॉर इशू ऑफ शेयर, अंशों के निर्गमन के निर्गमन के उद्देश्य, दो पर्पस होंगे शेयर बेचने का, दो पर्पस होगा शेयर बेचने का, दो उद्देश्य होगा शेयर बेचने का। पहला है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, नगद के लिए अंशों का निर्गमन, और दूसरा है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। दोनों केस को समझने की ज़रूरत है, अगर आप समझ गए तभी आप अकाउंटिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्यों कर रहे हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि एंट्री क्या होता है। तो दो पर्पस है शेयर बेचने का कंपनी का, पहला है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और दूसरा अदर देन कैश है। अब बताइए, हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो मेरे दो पर्पस है, एक तो पैसा कमाना और किसी और भी पर्पस के लिए हम पढ़ा सकते हैं, वही कंपनी के साथ है। कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत पड़ता है ना, लगता है कि पैसा हमको चाहिए, तो कंपनी क्या कर सकती है, पैसा लाने के लिए या तो वो अपना हिस्सा बेचेगी। जब देखा कि लोन नहीं मिल रहा है, कोई तरीका नहीं है ना, लोन नहीं मिल रहा है, तो दो तीन तरीके होते हैं, या तो कर्ज लेंगे, या तो संपत्ति बेच देंगे, एसेट बेच देंगे, बिल्डिंग वगैरह। और नहीं, अगर वो सब बिक रहा है, लोन से भी नहीं आ रहा है, एसेट भी नहीं बिक रहा है, तो कंपनी क्या करती है, अपना हिस्सा बेचना शुरू कर देती है कि जाओ मेरे बिज़नेस का 10% हिस्सा आप रख लेना, आप मेरे बिज़नेस में पैसा लगा दो। तो अगर पैसा कोई हमको दे रहा है अपने हिस्से को बेचने के लिए, तो वैसे केस को बोल रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। यानी हमारी कंपनी अपना 10% शेयर, 10% हिस्सा जो बिज़नेस का 10% प्रॉफिट का हिस्सा किसी और को दे रहा है, और कंपनी वहाँ से पैसा उठा रही है कि भाई आपके पास पैसा है, आप मेरी कंपनी में लगाओ और मेरी कंपनी का 10% का हिस्सा ले लो। तो अगर कोई कंपनी अपना हिस्सा बेचती है पैसे के लिए, पैसा लाने के लिए, तो वो केस होगा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अगर कोई कंपनी अपना हिस्सा बेचेगी पैसा लाने के लिए मार्केट से, तो वो केस होगा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। और अगर कोई कंपनी पैसा लाने का पर्पस नहीं है, पैसे के अलावा कोई और पर्पस के लिए अपना हिस्सा बेचती है, तो वो केस होगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये कौन से चांसेस हो सकते हैं जहाँ पे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो जाए? तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, पैसा लाने के उद्देश्य से नहीं, अदर पर्पस से अपना शेयर बेचती है। जैसे कि एग्जांपल समझाते हैं, अगर कंपनी स्टार्टिंग स्टेज में 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, कंपनी 5 लाख रुपए की मशीन खरीदती, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी उस बिजनेसमैन को ऑफ़र कर सकती है कि देखो जी हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन आप अगर चाहोगे तो 5 लाख रुपए का हिस्सा हम अपने बिजनेस में आपको दे देंगे। इसका मतलब है कि आपको हम 5 लाख रुपए का शेयर दे देंगे। अब बताइए, अगर वो बिजनेसमैन एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बोल दिया, तो कंपनी 5 लाख रुपए का शेयर उस बिजनेसमैन को दे रही है पैसे के लिए या मशीन के लिए? तो मशीन के लिए दे रही है, इसका मतलब है कि मशीन हमारा कैश तो नहीं है। तो याद रखना है कि जब कोई बिजनेसमैन, जब कोई कंपनी किसी और पर्पस के लिए, पैसे को छोड़ के किसी और पर्पस के लिए शेयर जारी करती है, तो उस केस को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब बताइए, कंपनी अपने ही डायरेक्टर को या अपने ही एम्प्लॉय को या अपने ही पुराने शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे रही है। अब बताइए, बोनस शेयर देने से तो पैसा आएगा नहीं, तो इसको कौन सा केस बोलेंगे? ये इशू ऑफ शेयर फॉर कैश तो है नहीं। अगर हम अपने डायरेक्टर को ही, अपने प्रोमोटर को, प्रोमोटर वो होता है जो कंपनी को स्टार्ट करता है, अगर कंपनी खुश होकर अपने प्रोमोटर को ही 1000 शेयर दे दी, तो प्रोमोटर तो पैसा नहीं देगा, तो वहाँ ये केस नहीं आएगा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। वहाँ होगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी अन्य अदर पर्पस के लिए, किसी अन्य प्रतिफल के लिए अगर हम शेयर बेच देंगे, तो वो केस कहलाता है अदर देन कैश। इसमें आ सकता है डायरेक्टर को आप शेयर दे रहे हैं एज ए गिफ्ट,
प्रोमोटर को शेयर दे रहे हैं, प्रोमोटर को भी खुश होकर शेयर दे दिए, चलिए आप कंपनी स्टार्ट किए तभी तो कंपनी इतनी अच्छी कर रही है, अगर कंपनी स्टार्ट ही नहीं होता तो कंपनी इतनी अच्छी नहीं करती। तो उसके लिए अगर हम शेयर दे देते हैं तो वो सब केस आएगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आप लोग को एक ये केस का एंट्री मिलेगा अलग और एक इस केस का एंट्री। आप लोग जो 12th में पढ़े हैं वो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश पढ़े हैं, तो इसका तो 8 एंट्री आप जानते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल को ये होगा। लेकिन इसमें वो एंट्री नहीं होगा, इसका बिल्कुल एंट्री अलग होगा, यानी इसका अकाउंटिंग बिल्कुल अलग करेंगे और इसका अकाउंटिंग बिल्कुल अलग करेंगे। तो हम लोग अभी शुरुआत में ये पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और इसका अकाउंटिंग हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। और अदर देन कैश का भी याद रखिएगा, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग इशू ऑफ शेयर फॉर कैश करते हैं कि अगर पैसा लाना है कंपनी को तो कहाँ कहाँ से लाएगी, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पर्पस देख लिए, 2 ही पर्पस के लिए कोई भी कंपनी शेयर बेचती है। इसके बाद हम देखेंगे कि शेयर इशू करने के कितने तरीके हो सकते हैं, इशू ऑफ शेयर कितने तरीके से हो सकता है। अंशों का निर्गमन, तो 3 तरीके से शेयर इशू कर सकते थे। पहला होता था एट पार। एट पार का मतलब होता है सम मूल्य पर। सम मूल्य का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी अपना 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में बेच दे, 10 का 10 मतलब लागत पर, जितना रुपये का लागत है उतना ही में बेच देगा तो वो एट पार का लाएगा। एट पार का मतलब होता है जितना रुपया, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यानी फेस वैल्यू का मतलब जितना रुपया कंपनी का कीमत था उतना ही में बेच दिए। तो ऐसे केस को, जहाँ फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, तो ऐसे केस को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। लागत पर शेयर बेच देना, 10 वाला शेयर 10 में बेच देना। कभी कभी अच्छा दिन भी आता है कंपनी का, एट प्रीमियम। कंपनी का शेयर का प्राइस ज़्यादा हो गया, यानी डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ रहा है तो कंपनी अपना शेयर क्या करती है, महंगा करके बेचती है। तो महंगा करके बेचने का मतलब 10 वाला 12 में बेचना, 15 में बेचना, 18 में बेचना, 20 में बेचना, मतलब 10 से ज़्यादा में बेचना। तो अगर फेस वैल्यू कम हो और मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, अगर फेस वैल्यू कम हो और मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में इसका मतलब 10 रुपये का शेयर अगर 10 से ज़्यादा में बेचा जा रहा है तो इस केस को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है, फेस वैल्यू का मतलब जो छपा हुआ है मेरे शेयर का प्राइस, जो मेरे कॉस्ट है, और मार्केट मतलब जितने में बिक रहा है, अगर दोनों बराबर है तो एट पार होगा। अगर फेस वैल्यू कम है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो एट प्रीमियम होगा, और उल्टा अगर हो जाए तो डिस्काउंट हो जाएगा, एट डिस्काउंट। कटौती पर, और कटौती पर बोलता है 10 वाला 9 में। इसका मतलब है कि फेस वैल्यू मोर है, ज़्यादा है, किससे, मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू से अगर फेस वैल्यू ज़्यादा है तो ये कहलाता है डिस्काउंट। और याद रखना आपको कि डिस्काउंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, मना है। कोई भी कंपनी डिस्काउंट में अपना शेयर नहीं बेच सकती है, ये बैन है सर। सरकार मना कर दी है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेच सकती। तो आपके पास जो केसेस आएंगे उसमें आएंगे इशू ऑफ शेयर एट पार एंड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो आपको 2 ही पढ़ना है, या तो एट पार आप पढ़ेंगे या एट प्रीमियम पढ़ेंगे। यानी एक कंपनी 2 ही तरीके से शेयर बेच सकती है, शेयर इशू कर सकती है। पहला तरीका है इशू ऑफ शेयर एट पार और दूसरा तरीका है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट को हटा दिया गया है, कॉन्सेप्ट से हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, इसलिए आप लोग को 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो एट पार पूछेगा या तो एट प्रीमियम पूछेगा। ये हो गया इशू ऑफ शेयर, कैसे आप शेयर को इशू करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पढ़ने जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, अगर कैश के लिए शेयर बेचेंगे तब क्या होगा, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी शुरू में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसका पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये आएगा नगद के लिए अंशों का निर्गमन। अगर नगद के लिए शेयर बेचेंगे तो क्या हो सकता है। तो नगद के लिए शेयर बेचेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि शेयर हम कैश के लिए बेचे हैं तो पैसा कैसे कैसे मांगेंगे, कितने तरीके से हमको पैसा मिल सकता है और कितने तरीके हो सकते हैं हम जो पैसा कलेक्ट करेंगे। तो शेयर बेचेंगे तो 2 तरीके से हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट रिसिप्ट। अब बेच तो दीजिएगा, लेकिन भुगतान प्राप्त करने के कितने तरीके हो सकते हैं। भुगतान प्राप्त करने की विधियाँ,
कितने तरीके हो सकते हैं पेमेंट रिसीव करने के, वो देखिए। अगर हम शेयर कैश के लिए बेचेंगे, एक बार में हमको पैसा चाहिए सर, कैश के लिए हम शेयर बेच रहे हैं, हमको से अपना हिस्सा कंपनी का बेचना और पैसा चाहिए, तो बस उसमें ध्यान देना है कि दो तरीके से आप पैसा ले सकते हैं, एक बार में और दूसरा धीरे धीरे करके। अगर एक बार में लेते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लमसम, लमसम एक मुश्त, और एक होता है इंस्टॉलमेंट। किस्तों में दो तरीके से पैसा हम ले सकते हैं, एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। आपको कम भी टेंशन नहीं लेना है कंपनी के लिए, मेरे लिए याद रखिए। तो अगर हमारे ट्यूशन को देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, हमारे ट्यूशन को देखेंगे तो सब कुछ वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को कंपनी का कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो कॉलेज को अपना देखें, जो कॉलेज करता है ये काम करता है। अब बताइए हम पढ़ा रहे हैं तो हम दो तरीके से पैसा आपसे मांग सकते हैं, या तो धीरे एक बार में मांग लेंगे या तो धीरे धीरे मांगेंगे, और दुनिया में कोई तरीका तो है नहीं कि या तो हमको एक बार में दे दीजिए या तो फिर धीरे धीरे दे दीजिए। हम अपना पढ़ाने का दो तरीका हो सकता है, आप लोग को पढ़ा रहे तो कैश के लिए, लेकिन हो सकता है किसी फर्नीचर दुकान से हम फर्नीचर खरीदे और उनका बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, तो उनसे बात हुई तो बोले सर पैसा हम ना देंगे ना लेंगे, जो मेरे यहाँ फर्नीचर लेके गए उसको पढ़ा के मैनेज कर दीजिए। अब उनके बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो किसके लिए पढ़ा रहे हैं, कैश के लिए कि अदर देन कैश के लिए? अदर देन कैश के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे से तो हमको फर्नीचर मिला है, उनके बच्चे से तो पैसा मिलेगा नहीं। तो हम भी दो पर्पज़ के लिए पढ़ाएंगे, या तो कैश के लिए या तो अदर देन कैश के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हमारे पास ये चीज़ नहीं होता है कि एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये चीज़ हमारे पास नहीं होगा। ये सब्जी बेचने वाले के पास होगा। कभी कभी सब्जी बेचने वाला एट पार में बेच देगा, जितना में खरीदा उतने में बेचेगा। कभी क्या हमेशा एट प्रीमियम में बेचेगा, 10 में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच रहा है। और तीसरा एट डिस्काउंट, जनरली वो बहुत कम बेचता है कि घाटे में जाके बेच देगा। तो ये चीज़ वहाँ आप समझ गए। ये तीसरा चीज़ हम यहाँ देखें कि कितने तरीके हैं पेमेंट मांगने के। तो पेमेंट मांगने के दो तरीके हैं, या तो आप सारा पेमेंट एक बार मांग लीजिए, उसको लमसम बोलते हैं। लमसम मतलब सारा पैसा एक बार मांग लेंगे तो उसको बोलते हैं एक मुश्त, एक लमसम। और अगर धीरे धीरे मांगते हैं तो उसको बोलते हैं किस्तों में मांगना। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग क्या होगा, क्योंकि हम लोग को तो पूरा पढ़ना अकाउंटिंग इसमें, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इशू ऑफ शेयर का। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर, उसमें अकाउंटिंग देख रहे कि एक कंपनी अगर शेयर बेचती है तो क्या अकाउंटिंग करती है, वो हम लोग को यहाँ देखना है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, इन लमसम एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में अगर मांगेंगे तो क्या अकाउंटिंग करेंगे, और एक बारे में मांगेंगे तो क्या अकाउंटिंग करेंगे। और याद रखिएगा कि लमसम और इंस्टॉलमेंट किस केस में आता है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में। अदर देन कैश में ये सब नहीं आएगा। अदर देन कैश में अलग तरीके से एंट्री करेंगे। जब हम अदर देन कैश से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपको समझाएंगे कि उसका एंट्री क्या करेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इसको लिख लीजिए।